तो हेलो गाइस, स्वागत बा फिर से हमारे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा हुई ही। तो काफ़ी लोग हमसे कमेंट करके पूछत रहन कि दीदी आप मुंबई से कैसे आइन। तो हम आपके बता दें, मुंबई में जब हम आपके पिछली वीडियो में बताए रहे हैं कि मुंबई में जब हमारे ससुर पहुंच गए रहन, हम वहाँ जब हम वहाँ पहुँच गए तो हम अपने पापा से फ़ोन करें हम कि पापा ऐसे ऐसे बात है, यहाँ आके सब जने फिर वही नौटंकी मतलब स्टार्ट कर दिए हैं। तो पापा हमारे हस्बैंड से बोलन कि ऐसा करें कि भैया तोहार से कहीं कारनामा बंद न हो तो हमारे लड़की को पहुँचा दे। तो दिल्ली पहुँचाओ भी ना पापा हमारे कहा थे, तो दिल्ली नहीं पहुँचान, कहीं दिल्ली जाते हैं पहुँचाए तो पक्का मार खा जाते हैं, कहीं हमारे पापा के दिमाग में वैसे चढ़ गए रहें। तब हमसे हमें लिया है क्या मतलब यहाँ गाँव लिया के आवत रहें। तो अपने घर एक लगे स्टेशन है, वहाँ हमें रोक के बीच बाजार में हमसे बदतमीजी करे लगन। हमारा पूरा बैग में से कपड़ा फपड़ा निकाल के फेंक देहन और इतनी पब्लिक सब खड़ी होकर देखत रहे। हमें इतना बुरा लागत रहा हमके, बल्कि उस समय हमें ही नहीं पता रहता रहा इसकी हमें ऑटो कह के कहाँ जाए बा, फिर वहाँ से कवन गाड़ी पकड़े के हम अपने घरे कैसे पहुँची, इतना नॉलेज ना रहे ना ही हम इतना कबो निकल के बाहर घूमी टहरी रहे। हमेशा घरे के अंदर और मायके में भी रही तो ज़्यादा घूमे टहरे के ना मिलत रहा। और कहाँ ना भी कि पहले के टाइम में लड़की के हमेशा ही हो कि हाँ लड़की है भाई घरे में हमेशा रखा, बाहरे जाही या कुछ अलग ही सोच रही सबकर। तब वहाँ जब स्टेशन पे उतरन कहतन तू चला हमारे घरे, हम के हम तोहरे घरे न जाब। अब वही नौटंकी मचाए दे हैं नो, हमार कपड़ा कुल निकाल के लगन फेंके कि हम न छोड़े जाते हैं। तब हम कहे अपने मम्मी का हम फ़ोन करें, हम कहे मम्मी हमें तो कहा था हम तो न छोड़े जाए, हम कैसे आए। तो मम्मी कहा था ऑटो वाले से बात करो, मतलब हमारे मम्मी के सफ़र के बारे में पता रहा, कहीं दिल्ली उल्ली से मम्मी हमारे अकेले आवत जात रही। तब मम्मी से हम ऑटो वाले से बात कराएं, तब वो कहन कि भैया यही जगह पे तो हैं छोड़े के अपने, मतलब हमारे गांव का एड्रेस बताएगे तो कहाँ ठीक बा। तब हमारा मम्मी कहा था नहीं हम चलब छोड़े। फिर फ़ोन मम्मी के कटे के बाद इतनी नौटंकी इतनी बेइज्जती हमें महसूस होते रहे, पूरा कपड़ा निकाल के फैलाओ चिल्ला गाली गलौज उनने, मतलब उधर से देवर भी आए रहन और हमारे मतलब पड़ोसी के जेठ का लड़का रहन वो सब आए रहन। वो सब हमें कहा था, हमारे देवर कहा था भाभी चला चला, हम के हम ना जाब, हम कथा भी ना जाए, जहाँ हमारी इज्जत ना वो हम का करे वो घर में जाबे करी। तो हमारे हस्बैंड कहा था कि चलबे कि ना चलबे, मतलब अजीब तरीके से बात करे के हम के हम ना जाब, चाहे हमें यहीं बैठक पड़ जाए हम ना जाबे। तो कहा था कि तुम्हें चला बा, हम कुछ ना जाने। 2-4 दिन रहा हमसे कहीं चला, 2-4 दिन रहे के बाद जब हम बम्बई जाए लगब तुम्हें हम छोड़ दे। तो हम पापा से अपने बात करा, हम कहला पापा से बतिया तू ही ढंग का, हम तोरे पापा से ना बतिया मम्मी से बतियाए। तब कहा था कि हम आर्थिक 2-4 दिन हम छोड़ दे। तो मम्मी कहे नहीं हम ना छोड़े, वो के लिया कि यहाँ पहुँचावा। तो लिया बाइक से हमें छोड़े रास्ते भर हमारे मम्मी के हमारे पापा के, इतनी उल्टी सीधी बात। तो गैस हम बताए थे कि हम मुंबई में हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब रही है, उनमें ये पैसा लगा रहे हैं, मतलब हमारे दवाई दर्पण में। सीधी सी बात है, शादी करके ब्याह करके लेके हमें गए है और हम तोरे संगे रहा था, तोहार पत्नी है, पूरा हक मनत है छोटी छोटी चीज़ के, मतलब ख्वाहिश हमारे पूरा करब। और दवाई दर्पण का पैसा मेरे पापा से मांगत रहे। अरे तोहार बाप का बोल जाता है, इतना पता रहा कि हाँ बिटिया की तबीयत खराब बा, तोहार बाप पैसा ना भेजन। आप लोग हमें बतावें कि का एक बाप का इतना हक बनत है कि मतलब शादी के बाद भी अपने लड़की की देखें, अगर ससुराल कौन दिन काम आए, मतलब पूरा काम हम सब करी नौकर की तरह, हम सब मतलब वहाँ यूज होई, बाहर भीतर हर एक चीज़ करी। और जब हमारे सके खर्चा पे बात आओ तो हमारे सके महतारी बाप देखी, ये कहाँ की बात है। हम कहे हमार बाप न दे ही, कहते कैसे न दे ही। तब हम अपने पापा से ऐसे बात बोले लगे, तब कहा ना हम बोली नहीं रहे। अरे भाई हम का बताएं, हमारे ऊपर इतनी गंदी गंदी लाक्षणा लगा रहे हैं। हमारे मार्केट में बड़ी मार्केट है, हमें सबके बचपन से सब जानत हैं, हमारे मार्केट में सब बचपन से जानत हैं। हमारे पड़ोस में मतलब भाई लागत हैं, उनके लगे फ़ोन करें, तब हमारे सब में बातचीत होत रही है। जब मुंबई से आए हैं बातचीत होत रही। तब उसके बाद एक दिन ऐसे छोट का लड़कियाँ, अरे 10-12 साल लड़कियाँ रहा, ऐसे बगले लेटर हम कहाँ दीदी हम टीवी देखा, हम के आवाज़ टीवी का धीमा करके देखा। तब वो टीवी का धीमी आवाज़ करके देखा था, हम सोत रहे, इतने पर हमारे हस्बैंड का फ़ोन आ गया उनके लगे। तब
कहतन कि और कैसे है, तो बल्कि लड़की हमसे बताया दीदी जीजू फोन है। हम कहे कि कोनो बात नहीं, बात करा, अगर वो पूछी दीदी कहाँ है तो मत बताया, कहाँ ठीक है। हम भाई उनके दिल का बात हम समझे चाहते रहे कि वो मतलब पीठ पीछे हमारे बारे में का सोचत हैं, का बोलत हैं। तो बल्कि पूछबो कि तहार दीदी कहाँ हैं, कहाँ दीदी तो नहीं हैं, कहूँ गई हैं, हम अपने घरे है। मतलब लड़कियाँ बता कि हम अपने घरे है कहाँ। अरे मतलब वही सुनकर बात स्टार्ट हो गया कि अरे तोहार दीदी जब बाजारे जात हैं या मार्केट जात हैं तो उनके संगे चला जावा करा, अकेले काहे जात हैं। तब हम लड़किया से बोले कि फ़ोन म्यूट करा। जब वो फ़ोन म्यूट करे तो हम उनसे बोले कि पूछा कि ऐसा काहे बोला था। और पहली बात ये बोला कि दीदी अगर बाजारे जात हैं तो हमसे पूछ के न जही, और का हमेशा का उनके पीछे पीछे हम थोड़ी लगा रहा, या हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा कि हम उनके संगे संगे जाइए। तब जब बात ऐसे मतलब जैसे हम बोले वैसे वैसे बोल दे तो कहा था अरे तुम्हें पता ना आए बा, तोहार दीदी अकेले बाजारे जाती लड़कियाँ पराया मर्द के संगे कमर में हाथ डाल के पूरी मार्केट घूमत हैं। गाइस आप लोग विश्वास न करिए, हम बचपन से ही, हम हमारे छोट बहन दोनों जने हम सब हमेशा बचपने से, मतलब हम 3 साल को 1.5 साल का, तब से हमारा सबका गांव में ही बीता हुआ पूरा ये हमारा सबका बचपन। हमारे मार्केट में ऐसा के नाई हमें से जानत कि हाँ हमारे पापा के नाम कि हाँ उनके लड़की हम सब नाई। हमारी इतनी हिम्मत नाई है कि हम केहू हाथ पकड़ के हम अपने मार्केट में घूमी। ये हरामजादे कितना शर्म नहीं लागत रहा बोलत, कितना गंद बोलत के। जब हम इतना सब कुछ सुने ना, पहले तो हम अपने मम्मी के लगे फ़ोन करे, मम्मी के लगे फ़ोन करके फिर पापा के लगे फ़ोन करे, हमके पापा ऐसे ऐसे बोलत हैं। तब पापा इतनी गंदी गंदी गाली देन, ओकरे बाद हम फ़ोन किए, हम कहे तोरे शर्म ना लागत ऐसे बोलत कहीं, कहते का बोले हम कहे जा। और हमरे मुँह इतना मतलब इंसान जे गंदा ना आए ओकरे बारे में अगर गंद बोला जाए तो इंसान बर्दाश्त करे, हम तो बिल्कुल ना बर्दाश्त करी। गाइस क्यों ना बर्दाश्त करे, हमारे मुँह जितनी गंद निकल सकी बहुत गरिया, इतनी गाली दे, इतनी गाली दे। हम इतना तक करे आओ ना तो ईंटा ईंटे तो हर मुँह ने कीड़ा न पूछ दे, इतना याद रखे रहा। अरे तुरंत हमारे पापा के लगे फ़ोन चला गया कि अरे आरती हम ये लफ्ज़ में बात करते हैं। हम क्या अच्छा तू हमारे लिए इतना गंदा शब्द यूज कर सका था, हम तुम्हें रच के गाली दे तुम्हें बड़ी तेज लग गई, हमारी इज्जत ना है तो हर बड़ी इज्जत रही है, हम बोल रहे इतना सब कुछ। तो गाइस हम ये बिना कि हम इनके छोड़ के कुछ टाइम के लिए आए रहे, हम इनके आगे शर्त रखे रहे, हम हमेशा के लिए छोड़ के नहीं आए रहे कि हाँ हम हमेशा के लिए छोड़ दे। अपने मन में ये रखे रहे कि हम इनसे ये बोले कि देखो तुम्हार बाप जहाँ रही हम पीछे पीछे तो हम ना वहाँ रह, तू अकेले जहाँ रह हम वहाँ रह। तब हम ये शर्त रखे रहे। 2-4 महीना 4-6 महीना बीता तो हम दिल्ली चली गए। आप सबसे हम बता रहे कि हाँ हम दिल्ली चली गए गाँव से आओ बाद। खाली इंतज़ार में रहे कि इंसान कब वो फ़ोन करके हमसे अकेले में माफ़ी मांगे और या अपने गलती के, अपने बाप को गलती के एहसास कराए कि हाँ आरती गलती हो गई हमारे पापा से, हम तो गलत नहीं है। वो इंसान के इंतज़ार में अब मतलब फ़ोन करे, अब फ़ोन करे, अब फ़ोन करे, काहे कि उस समय हमें इतना मतलब वो ना रहा कि हाँ चलो ठीक है, इंसान एक बार गलती करे 2 बार करा था, गलती है इंसान से होता है। हम इंतज़ार में रहे, चला इंसान फ़ोन करे फ़ोन करे फ़ोन करे। अब हमें क्या पता इंसान दूसरे लाइन में बिजी हो गया बा, तब हमें क्या था बिना फ़ोन के हमारे कोनो जरूरती है बा, जब दूसरे के मिल गया बा तो हमारे कोनो काम ही नहीं बोके। अब इंतज़ार में ऐसे बैठी रहे, बल्कि एक बार पापा फ़ोन करें कि हमसे एकदम बोलन कि आरती तू कभू फ़ोन जिन करूँ, कहाँ गलती तो हार नहीं है। फिर भी हम 2-4 दिन हम बात करे है। तब जैसे हमारे पापा चैन अंगूठी दे रहे हैं तो एक चैन हम उनकर पहन के आए रहे। तो कुछ टाइम हमारा बहन कहन कि आरती हम चैनिया डाल लेगा टाइम, हम क्या हाँ ठीक बा डाल रहे, अब धर की का होए। तो ये अपने बहन की यहाँ जात रहे हैं, तो वहाँ से आए न तो कहा था आ रहे हैं एक बार, मतलब दूर होए के बाद एक बार आए रहे हमसे मिले। तो हमसे कहा था कि बहन की यहाँ अपने जात है, गला छूछा बा अच्छा नहीं लगत, अपन चैनिया हमें दे तो जो न पापा दे रहे हैं। तब भाई देखा दिल हमारा साफ है, इंसान जौने हिसाब से मांगन भाई एकदम दिल साफ करके हम दे दिए। भारती के गले में से निकाल के भाई वो पहन के गए, आज तक वो इंसान कभो नाम ना ले कि हाँ तो हार का चीज़ छुटा रहा, का चीज़ ना सब कुछ। जब दिल्ली में जब हम कुछ टाइम रहे इंतज़ार करत 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 काफ़ी टाइम हो गया, हमें से थोड़ी पता रहे जाने की मैं शादी के लिए ही इंतज़ार करत करत करत। अब इनकी इतनी हिम्मत ना रही, हम इनके आगे एक शर्त रखे रहेगा इसकी, हम एक शर्त पे चलब, जहाँ तो हर बाप रही वो न रहा। हम पिछली वीडियो में यही बता रहे कि हम
यही शर्त रखे रहे, और या तो हमें विदाई करे और हम एक ही शर्त पे चलब, अपने बाप के लिए आया पंचायत फिर से रखा जाए तब हम तोरे संग ही चलब। इंसान कवन मुंह लेके आए अपने बाप का, ओकर बाप भी कवन मुंह लेके आए हमरे सामने कि हाँ तू चला हमरे संगे, वो आ जाते हैं गाइस ने, इतना मार खाते ना बाप बेटा दोनों जने पेड़े में मान के पूछा मत, पर उनकर दोनों जने के काव बताए कौन मुंह लेके आते नौबई नहीं की हन। फिर हमसे इंतजार करत 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 कुछ टाइम बीतत बीतत तब हमें पता चला कि भाई ये दोनों जने शादी के लिए हैं। तो गाइस ये कुल बात रही है कि हाँ हम मुंबई से कैसे आए रहे, तो मुंबई से वो हमें खुद छोड़े आए रहे। तो गाइस कमेंट में बहुत हमसे सब जने पूछन कि दीदी आप केस किहिन कि नहीं किहिन, तो हम सबसे पहले बता दिया यार बहुत जने का अवधी भाषा समझ में ना आया, तो चला हम हिंदी में बात कर लिए थे। कहा कमेंट बहुत आए कि दीदी अवधी भाषा में मतलब हम सब समझ लेते गांव में, मगर बाहर विदेश में हमारे से का भाषा ना समझ में आओ। तब हम बता दें कि पहले मैं दिल्ली में केस की थी, जब ये दोनों शादी किए तो मैंने पहले दिल्ली में केस किया रोहिणी कोर्ट से, और हमारे वहाँ के वकील थे एसी झा। तो जब स्टार्टिंग में जब केस करने गए, मेरे पापा की इतनी मजबूरी थी कि मैं क्या बताऊँ, ना उस समय कमाई थी ना धमाई थी, और मेरे पापा कैसे कैसे खर्चा चलाते थे वो तो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मेरे शादी में भी खर्चा हुआ, कर्ज में डूबे। तो गाइस दो दो शादियों में इतना सारा कर्ज हो गया था मेरे पापा के ऊपर। जब तक वो थे तब तक उन्होंने भरा, कम से कम उन्होंने भर दिया था 5-5 लाख तक भर दिए थे, बाकी पूरा टोटल मिला के 18 लाख मतलब हो गया था सबका ऐसे। और अब मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर पड़ा हुआ, जो सबसे छोटा है, नहीं जो सबसे छोटा है उससे थोड़ा बड़ा है, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ आ गया इस समय कि कुछ समझ में नहीं आता। पापा का काम वही कबाड़ी का संभाल रखा है, और आप लोगों को पता है कि मतलब छोटी मोटी दुकान में कितना इंसान कर सकता है। एक यहाँ का गांव में भी संभालना, वहाँ के खुद का भी खर्चा देखना, फिर दुकान का भी देखना, माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मम्मी वैसे ही टेंशन में रहती है। और दिल्ली से हम केस जब लड़ रहे थे तो 2 साल तक हमारा केस चला, वहाँ पे कोई चीज़ मतलब फाइनल हो ही नहीं रहा था, बल्कि तारीख पे तारीख, हर तारीख पे मतलब 500 रुपये 1000 रुपये लेना। बल्कि मेरे पापा ना कई बार वकील के सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मतलब क्या दिन देख रहे हैं हम, वो समझ ही नहीं आता था। पापा के साथ जाती थी तो मैं पापा के आगे कभी नहीं रहती थी, हमेशा ही पीछे पीछे रहती थी। मैं बस यही देखती थी पापा मेरे मुझे लेके कितना ज़्यादा परेशान है। बहुत अजीब लगता था यार कि मतलब क्या, मतलब हम इसीलिए जन्म लिए हैं क्या कि माँ बाप को परेशान करें हमेशा। और हम जानबूझ के तो गाइस परेशान भी नहीं करते, पर क्या करें, किस्मत है। हम तो खुद परेशान होते हैं, हमारे पीछे माँ बाप भी परेशान होते हैं। तो 2 साल लगातार मतलब वहाँ केस चला, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला, बस तारीख पे तारीख जाते रहे। फिर जब 2 साल होने में 1-2 महीने कंप्लीट होने वाला था, तब वकील बोले कि ये तुम्हारा गांव का केस है, एक बार ना आप गांव में करके देखो, यहाँ से तो कोई निवारण हो नहीं रहा। तो मैं यही बोलती हूँ यार वकीलों से कि अगर जो चीज़ शुरुआत में अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ हमारे बस में नहीं, तो दौड़ाओ मत ना किसी गरीब को। पता नहीं उसके पास पैसा है नहीं है, वो बेचारा कैसे कर रहा है, और आप लोगों को पता नहीं है कि हाँ इंसान अपने बच्चों का पेट कैसे पाल रहा है, अपना घर कैसे चला रहा है। आप लोगों को तो बस ये है, काम अगर बस का नहीं रहेगा फिर भी आप बोलोगे कि नहीं हम कर देंगे। जब अच्छे से पैसा वसूली हो जाएगा, जब समझ लोगे कि हाँ अब यहीं पे बोल देना ठीक रहेगा कि हाँ ठीक है अब नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर हाथ दे दो। तो ऐसा मत करा करो कि हाँ किसी गरीब का भी भला कर दिया करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले हाथ दे दिया करो, हाँ हमसे नहीं होगा कहीं और देख लो। तो जब वहाँ से वकील ने हमें मना कर दिया कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये वहाँ मतलब नोटिस आती थी, हमें तो बोलते थे कि हाँ नोटिस आ रही है, पता नहीं कोई चीज़ हमें देते नहीं थे प्रूफ। तो जब नोटिस बोलते हैं वहाँ जा रहा है, वहाँ से कोई आ नहीं रहा, तो फिर वकील हमें और पापा को बोले कि एक बार गांव से करके देखो, अपने जौनपुर से। तो फिर जब जौनपुर आए तो जौनपुर में जब तक मेरे पापा थे तब तक हम 2 साल एक और जौनपुर में दीवानी कोर्ट से लड़े। एक वकील और थे हमारे यहीं के अगल बगल के। जब उनके पास भी 2 साल लड़े हैं, 2 साल मतलब पूरा 2 साल हो गया था
लड़ते गए, वो भी तारीख पे तारीख। हम पूछते भी थे कि सर कुछ आगे काम बढ़ रहा है? नहीं, हाँ हाँ हो रहा है। बाकी कोई काम नहीं हो रहा था आगे, बस हमें उसी में उलझाए रखे थे कि हाँ बस वो तारीख पे तारीख आए। तो गाइस मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जब उनसे पूछती थी गाइस वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बोला है कि नहीं वो नहीं आ रहे। जब मैंने फाइल खोल के देखी, जहाँ हम साइन करते हैं उनके ऊपर कोने में मेरे हस्बैंड का भी साइन था। मतलब मेरे हस्बैंड ने पैसे दे के फाइल को दबा दिया था, फाइल आगे गया ही नहीं था। तो गाइस मुझे कभी नहीं बताया कि हाँ मेरा हस्बैंड भी आता है, फाइल पे साइन करके जाता है, और वो पैसे दे के सारी चीज़ दबा के रख देता था। वकील भी वैसे ही था, मतलब होते नहीं, हाँ पैसे इधर से भी लो इधर से भी लो, और भाई ना हम काम बढ़ाएंगे ना हम आगे जाने देंगे। हम वही सोचे कि मतलब कुछ काम भी नहीं हो रहा, और मुझसे बोल रहा था कि बेटा टेंशन नहीं लो, हम 5-6 महीने में 1 साल के अंदर अंदर हम तुम्हारा केस बिल्कुल फाइनल करके देंगे, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। मैंने बोला ठीक है, इतना मतलब भरोसे के साथ बोले। मैंने बोला चलो ठीक है, अब हम भगवान का नाम लेके अब कदम बढ़ा रहे हैं, भाई हमें इंसाफ चाहिए। ये भी 2 साल हमें रगड़ते रहे। चलो हम भी पागलों की तरह दौड़ते रहे, कोर्ट से घर, घर से कोर्ट, कोर्ट से घर, इतने पैसे खर्च हुए। दिल्ली में भी इतने चले गए, फिर 2 साल यहाँ गए। 2 साल बीतते बीतते गाइस आप लोगों को पता ही है कि मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पे जा रहे थे कहीं काम से, बताया भी था आप लोगों, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाँ हम किस लिए जा रहे थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी मेरी मतलब तारीख था, उस दिन मैं जा नहीं पाई। और एक्सीडेंट का जब मेरे पापा का वो केस वेस जब कोर्ट में फाइल हुआ एक्सीडेंट वाला, तो मैं भी गई 1-2 बार। जब उसी कोर्ट में मेरा भी चल रहा था, जब रेगुलर केस तारीख पढ़ने लग गया तो कभी कभी मेरा भी पढ़ता था साथ में, तो मम्मी के साथ मैं भी जाती थी। तो मेरे पापा वाला केस जो है दूसरे वकील को दिया गया है, और ऐसे जाती थी 1 बार 2 बार 3 बार। वकील ने देखा तो बल्कि मम्मी से पूछे कि तुम आती हो तो वीडियो को क्यों लेके आते हो? तो मतलब बता ही नहीं पा रहे थे कि हाँ मतलब हमारे ऊपर जो चीज़ गुजरा है तो हम किसी के सामने ऐसे कैसे बता दे यार, रोना आ जाता है तुरंत। तो नहीं बताते थे, मम्मी भी रो देती थी और मैं भी रो देती थी। तो वकील बोले रो मत, क्या बात है बताओ मुझे कि हाँ बिटिया को क्यों लेके आती है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम अपनी पूरी कहानी मतलब वकील से बताएं, और डर लगता था कि हम इस वकील से बता रहे हैं कहीं उस वकील को ना पता चल जाए। होता नहीं है, जो चीज़ हमें नॉलेज नहीं है उस चीज़ से डर लगता है कि जो चीज़ हमने कभी किया नहीं है। कोर्ट कचहरी तो हमें पता ही नहीं था कभी कि हाँ कोर्ट कचहरी होता क्या है, जाने के बाद इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है, इतना पैसा जाता है, कभी कुछ नहीं पता था। वो तो जब मेरे ऊपर बीता तब जाके पता चला। तो हमने वकील से बताया, मतलब मेरे जो पापा वाले वकील थे उनसे बताया गया तो कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो हमें बहुत साहस दी उन्होंने कि टेंशन नहीं लो। तो गाइस अब हमने आपको बताया ना कि वकील ने मेरे बैठा के पूछा कि अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक बार तुम्हारी फाइल देख सकता हूँ। तब मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, क्या पता आप ही कोई अच्छा रास्ता बताओ। तो वकील गए मुझे कोर्ट में लेके, मतलब फैमिली कोर्ट थी वहाँ पे लेके गए मुझे। तो वो अपने तरफ से वकील ने पैसे भी दिए, और पैसे दे के वो फाइल निकलवाई। जब फाइल निकलवाई वो लेके बाहर आए तो 2-4 और वकील थे वहाँ चैम्बर में। तब जब वकील के सामने जब मेरी पूरी फाइल जब खोली गई ना, तो फाइल में कुछ भी आगे नहीं गया था, सब एक जगह रुका पड़ा था। ना कोई रजिस्ट्री गई थी, ना कोई न तलब हुआ था, कुछ भी नहीं। जैसे कि तैसे, जैसे मैंने फाइल करवाया था वैसे ही फाइल पड़ी थी। फाइल में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, बस इतना दिखा था उसमें कि हाँ उसकी साइन हुई। बल्कि मैंने अपने पापा वाले वकील से बोले कि सर जो पहले वकील हमने किया था यही कोर्ट में, वो कह रहे थे कि वो तुम्हारा हस्बैंड आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने भी यही बोला कि हस्बैंड आए नहीं, तुम्हारे हस्बैंड का साइन यहाँ पे कैसे हुआ है। मुझे बोल रहे बेटा तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है, वो उधर से भी पैसा खा रहे, तुमसे भी पैसा खा रहे, बस तुम्हें चक्कर लगा रहे कोर्ट का। तो तब हमसे पूछ रहे तब अब बोलते नहीं है कि हाँ हम क्या जाने कोर्ट का कि क्या है सिस्टम। तो मम्मी भी यही बोली कि सर आप ही बताओ हम क्या करें। अब
मम्मी मतलब वकील बोले कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम्हारा केस हम हैंडल करें, क्योंकि बिटिया का सवाल है। कोई और केस होता तो हम हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ये लड़की जाते हैं और कोर्ट में बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि मतलब जल्दी जल्दी इसका केस फाइनल हो जाए और ये भी अच्छा खासा कहीं लड़का उड़का देख के इसकी शादी करूँ। तो मम्मी बोली हम भी हाथ जोड़ लिए। मम्मी भी मतलब हम वैसे ही परेशान थे और हमें जैसे समझ में आया, जैसे सामने वाला हमें मतलब इतना अच्छे मतलब बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम आपको ही दे देते हैं। तो वो फाइल हम उठा के अपने वकील को, पापा वाले वकील को वो फाइल दे दिया। एक हफ्ते मतलब जाते जाते मैंने एक चीज़ ये देखा है कि एक हफ्ते जाते जाते मतलब केस फाइल करने के बाद 1 हफ्ते के बाद हमारे घर पे पुलिस आ गए इंक्वायरी के लिए कि हाँ मेरे ससुराल मतलब मेरे ससुराल का एड्रेस पूछने, मेरे ससुराल में कौन कौन है और कौन कौन गुनाहगार है और किस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता था। वहाँ पे सब कुछ आया, लिख के लेके गया। कुछ टाइम मुझे 2-3 महीने बीते बीते इन लोगों के घर पे रजिस्ट्री भी चली गई। तो जो मेरे जो तीसरे वाले वकील हैं जो मेरे पापा के अभी केस हैंडल कर रहे हैं, वो वकील बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत भी देते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं जब कोर्ट जाती हूँ मुझे बहुत मतलब वो मेरे फेस से ही देख के पहचान जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत नर्वस रहती हूँ वहाँ कोर्ट में जाने के बाद। तो मुझे बार बार यही समझाते हैं बेटा परेशान नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे केस के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तुम्हें इंसाफ मैं दिला के रहूँगा। बस दिल में इतनी तसल्ली है कि हाँ मुझे जो अब वकील मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं और काम भी बहुत अच्छा आगे जा रहा है। और बीच में गाइस मैं क्या बताऊं कि अप्रैल में 3 अप्रैल को मतलब 6 अप्रैल को हमें डेट मिली थी तारीख का। तो 3 को मतलब 6 को उससे पहले ही मार्च में मतलब डेट पड़ी थी। तो मार्च में मैं भी गई थी और मेरा हस्बैंड भी आया था। तो हमें तो डेट मिली, अंदर जो पेशकार होते हैं उन्होंने तो हमें डेट दे दिया मतलब 6 को, और हम तो डेट लेके बाहर चले आए। वो मेरा हस्बैंड रुक के पेशकार से मिल के उन्हें पैसा दे के डेट को पीछे करवा लिया। मतलब मेरा 6 अप्रैल का था, उसने 3 अप्रैल को करवा के और 3 को ही हाजिर होके उसने केस को वहीं पे रफा दफा करवा दिया, मतलब खारिज करवा दिया। जब मैं 6 अप्रैल को पहुंची हूँ कोर्ट में तो उस पर लाल पेन चली हुई है। तो मेरे वकील बोल रहे हैं कि अरे इस पे तो 3 तारीख का दिया हुआ है, हमें तो डेट मिला था 6 को और ये क्या बोलते हैं केस भी खारिज हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो मतलब वकील हमें समझाएं कि ये पैसा देके उसने केस को बंद करवा दिया है। तो हम बिल्कुल घबरा गए, मतलब यार मतलब ये ऐसे कैसे उसने कर दिया। तो बोल रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़े पैसे लगेंगे, हम फिर से केस करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है आप फिर से कर दीजिए। तो मुझे वहाँ से कुछ खबर आई, मेरे ससुर जी कुछ कह रहे थे, उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। जब दोबारा उनके पास रजिस्ट्री गई, नोटिस गई, तो कह रहे हैं अरे देखता हूँ कितनी दम है इसके अंदर, देखता हूँ कि कितनी लड़ती है, जितनी बार ये केस फाइल करवाएगी, जितनी बार ये नोटिस भिजवाएगी, उतनी बार मैं इसको खारिज करवाऊंगा, देखता हूँ कितना लड़ती है। बाप था, बाप चला गया, इसके अंदर बहुत ऐठन है। तो गाइस अगर मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ तो मेरे अंदर ऐठन है। तुम लोग जो कर रहे थे मेरे साथ वो चीज़ अच्छा था, मतलब जो चीज़ तुम कर रहे थे हम चुपचाप सहते रहते तो मैं बहुत अच्छी बहू कहलाती, बहुत अच्छी तुम्हारे घर की गृहस्थी देख रही थी, सब कुछ ही देख रही थी। मतलब जो तुम दोनों बाप बेटे तीनों कर रहे थे मेरे साथ, अगर वो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के मैं सहती रहती, हर एक चीज़ दबा के रखती, अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं करती, तो मैं बहुत अच्छी थी। और अच्छी थी जब तक मैंने मुंह नहीं खोला, तब तक मैं बहुत अच्छी थी। जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया सबके नज़रों में बुरी बन गई। क्यों? सच्चाई सुनने में तुम्हें शर्म आती है। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच गई है गाइस, आप लोग टेंशन नहीं लो। आप लोग इतना प्यार जो दे रहे हो ना, वीडियो को इतना शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये भी वीडियो जरूर उसके पास पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। जो 2-3 वीडियो मैंने डाल रखी है वो वीडियो उन लोगों के पास भरपूर पहुंच गई है और इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं वो लोग कि हम क्या बताएं आपको।
तो और गाइस हम बता दें आपको कि पापा के डेथ के बाद उनका फ़ोन मैं ही चलाती थी। उनके ख़त्म होने के बाद जब मैं आपको बता दूं कि जब पापा वाले वकील को जब मैंने अपना केस दिया, जब केस चलने लग गया ना, तो पापा के नंबर पे मतलब किसी नंबर से, फेक नंबर से कॉल आने लग गया। तो बोल रही कि अरे तू सुधर जा, जो केस कर रखी है ना उसको केस वापस ले ले, नहीं तो ना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अभी तेरे घर में इतना बड़ा कांड हो रखा है, अभी तेरा आँख खुला नहीं है। तो मैं घबरा गई, अपने घर में सबसे बैठ के ऐसे बात की, और मतलब मम्मी से भी बताया, भाइयों से भी बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं। तो ऐसे मम्मी मतलब पूरी फैमिली के बीच में बैठी थी, फिर कॉल आया, बोल रहे सुधर जा, अगर आइंदा मैंने कोर्ट में देख लिया ना तो वहीं पे ठोक दूंगा तुझे और तेजाब फेंक दूंगा मुंह पे। मतलब ऐसे ऐसे गाइस धमकी आने लग गई कि मुझे खुद डर लगने लग गया। फिर कोर्ट मेरे मम्मी जाने लग गई। फिर हमने ये सारी बातें अपने वकील से बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, धमकी आती है। तो वकील बोल रहे तू डर गई? मैंने बोला सर अब कोई कुछ भी कर सकता है, हम अकेले आते हैं, हम औरत हैं, अब जहाँ 4 आदमी अगर खड़े हो जाएं तो वहाँ हम कुछ थोड़ी कर सकते हैं। बोल रहे बेटा डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे साथ, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। तो एक दिन मैं अकेले गई थी, मतलब घर में कुछ काम पड़ गया था, मम्मी यहीं पे रुक गई। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी तुम रहने दो, मैं अकेले चली जाऊँगी। फिर भी मम्मी मुझे अकेले जाने नहीं दे रही थी। गई तो उस दिन मेरे ससुराल की तरफ से कोर्ट में कोई नहीं दिखा, पर हाँ मेरे जेठ का एक लड़का दिखा। वही मैं सोच रही हूँ कि जिसका मेन काम है वहाँ यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, कोई और मुझे दिख रहा है। जब मैं अपने कोर्ट में हाजिर हुई और अपना केस वेस देख कर जैसे मैं बाहर निकल रही हूँ, तो सारे 3-4 लड़के मुंह बांध के बाहर गेट पे ऐसे देख रहे हैं मुझे। मैं अपने वकील को कॉल की डायरेक्ट, मतलब तुरंत मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोल रहे बेटा डरो मत तुम, तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं बोलो वकील से मैं भिजवा दूँ। तो अब मैं अकेली, अब 3-4 लड़के वहाँ पे खड़े, तो डर तो लगेगा ही, कोई भी हो डर जाएगा। तो मतलब अपने एक वकील को मुझे भेजे भी साथ में कि बेटा तुम डरो नहीं, तुम अपने बस से जाओ, मैं देखता हूँ पीछे पीछे, पर हाँ कॉल पे बात मत करना। कॉल पे बात करोगी तो इंसान शक खा जाएगा कि हाँ किसी को फ़ोन करके बुला रही है या कुछ भी, दिमाग है तो सोच लेगा वो। तो हम कॉल पे बिल्कुल नहीं थे। हमारे पीछे मतलब जिस गाड़ी में या बैठी थी उसी पीछे बाइक से हमारे वकील आ रहे थे, मुझे सुरक्षित घर पे छोड़ के गए। और हमें बार बार कॉल आने लग गया कि अभी तो एक ही कांड हुआ है तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे 4 भाई हैं ना उनको एक एक करके टपका दूंगा, नहीं तो ना अपना केस वापस ले ले। हमने नहीं लिया, सारी चीज़ें हर एक बात मैंने अपने वकील से शेयर की कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी धमकियाँ आ रही हैं। तो हमारे वकील ने बोला बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग को पता है कि गलती उनकी है। अगर तुम केस वापस ले ली ना, तुम किस चीज़ के लिए केस की हो, हार जाओगी, इसलिए तो वो तुम्हें हराना चाहता है। तुम हारो नहीं, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। तो बस यही चीज़ मतलब सोच के मैं डरी नहीं उन लोगों से कि चलो जो करेंगे देख लेंगे हम भी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मैंने सुना है कि योगी जी की यहाँ सरकार है, वो सबके साथ न्याय करते हैं और न्याय दिलाते भी हैं। तो योगी जी से मेरा बस यही प्रार्थना है कि मुझे भी न्याय चाहिए। मैं 6 साल से कोर्ट लड़ रही हूँ, कोई न्याय नहीं मिल रहा है मुझे। मैं एक लड़की होके, और मेरी माँ है और छोटे छोटे मेरे भाई हैं, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। तो प्लीज़ मुझे न्याय चाहिए। अगर ये वीडियो सरकार आप तक पहुँच रही है तो मुझे भी न्याय चाहिए। मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे दान दहेज का जो है न वो चाहिए, ना मुझे पैसे कौड़े की लालच है। मुझे उन लोगों को सलाखों के पीछे मुझे दिखना चाहिए, बस मुझे यही न्याय चाहिए। आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है योगी जी तो मुझे न्याय चाहिए, बस आपसे यही दरख्वास्त है।